नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश जेल पुलिस 12 दिसंबर आज का पेपर एनालिसिस देख रहे हैं कि किस प्रकार का आज का सेशन रहा, आज के दोनों शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, पेपर का लेवल क्या था, किस प्रकार के पेपर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वह जीएस से हो, चाहे वह करंट अफेयर से हो, बाहर से क्या कोई क्वेश्चन आया हुआ है, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हम लगातार एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड करते रहेंगे कि आज दिन भर में जो भी शिफ्ट हुई हैं उनमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, उसका सही आंसर क्या है, ठीक है, उसका लेवल क्या था और उससे संबंधित कौन से क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं, वह हम सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज वीडियो को शुरू कर रहे हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या है कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि मेलों से संबंधित प्रश्न, चाहे मंत्रिमंडल हो, उससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो उसी की तर्ज पर ठीक है, आज हमें पहली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है, पहली या दूसरी शिफ्ट में, कि खजुराहो का निर्माण किसने करवाया था। कल हमने देखा पर्यटन स्थलों में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, तो हमने उसके बारे में भी देखा कि सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर थी। और आज भी पर्यटन स्थल से ही क्वेश्चन उठाया गया है कि खजुराहो का निर्माण, खजुराहो या खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो 1900 पहली बात तो यह है कि चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी के मध्य खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, बात की जाए जो खजुराहो है वह छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह बेसिकली मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो खजुराहो का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। खजुराहो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और यहां जो मंदिर देखने को मिलते हैं वह बेसिकली हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसे विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था। तो खजुराहो को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और यहां के मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर केवल 2 जगह है, एक तो भेड़ाघाट जबलपुर में है और एक 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में स्थित है। ठीक है, तो यहां से इतना डेटा हमें मिला कि खजुराहो का निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद साइंस से हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे कल की, रोगों से पूछे जा रहे हैं, निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आज हमें देखने को मिला है कोहरा किसका उदाहरण है। कोलाइडी विलयन, हमने जब बेसिक साइंस हम पढ़ते थे स्कूल लेवल पर तो उस समय पूछे जाते थे यह किस प्रकार का विलयन है। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कोहरा किसका उदाहरण, कोहरा या धुंध बोल सकते हैं, तो ये एरोसोल का उदाहरण है। अब बात आती है एरोसोल होता क्या है, तो हवा प्लस जो जलवाष्प है, जलवाष्प या जल के कण मिलकर क्या बनाते हैं, एरोसोल बनाते हैं। ठीक है, और इन कोलाइडी विलयन को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 प्रकार से बांटा जाता है, फॉर्म, सोल और इमल्सन। इमल्सन जैसे हम दूध बोल सकते हैं, दही बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इतिहास से ही उठाया गया है, मध्य प्रदेश के इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान से, कि मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में 1857 की क्रांति में, जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो उसमें मध्य प्रदेश का भी योगदान था। तो आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व करता, ठीक है, कौन थे, टंट्या भील थे, जो पश्चिमी निमाड़ में आतंक का पर्याय थे ब्रिटिश सरकार के लिए। ठीक है, अब बात आती है इनके 2 सहयोगियों के नाम भी थे, दोपिया और बिजनिया, जिन्होंने काफी सालों तक एक आतंक का पर्याय बन के रहे। ठीक है, अंग्रेजी सरकार को काफी परेशान किया। ठीक है, तो आदिवासी विद्रोह के नेता कहे जाते हैं, और किस क्षेत्र से, निमाड़ क्षेत्र से। तो रॉबिन हुड कहा जाता है इन्हें मध्य प्रदेश का टंट्या भील को। इसके बाद स्टेडियम से आज हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चाहे पहली शिफ्ट हो चाहे दूसरी शिफ्ट हो। स्टार्टिंग की शिफ्ट में पूछा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहां स्थित है। ठीक है, तो बात आती है कि एकाना स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हमें फिर से एक क्वेश्चन देखने को मिला
कि ऐशबाग स्टेडियम कहां स्थित है, तो भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम स्थित है। यदि आगे वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शायद वह क्वेश्चन फिरोज शाह कोटला वाला होगा कि फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। बात आती है फिरोज शाह कोटला मैदान कहां है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में है, ठीक है। और इसके अलावा ऐशबाग स्टेडियम हमने देखा भोपाल में है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, ठीक है, नेहरू स्टेडियम जबलपुर में है, होलकर स्टेडियम जबलपुर में है। तो जो भी डेटा हमें मिल रहा है वह हमें कलेक्ट करके रख लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो इस वर्ष मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। सिंपल क्वेश्चन था, 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो स्थापना है वह 1 नवंबर 1956 को हुई थी और 1956 से अब तक 65 वर्ष होते हैं, ठीक है। तो और वैसे भी मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर रुख करें तो मध्य प्रदेश में खेल नीति कितनी बार लागू की गई है, तो मध्य प्रदेश में खेल नीति 2 बार लागू की गई है। पहली जो खेल नीति है वो 1989 में लागू की गई थी और मध्य प्रदेश में नवीन खेल नीति कौन सी है, 2005 की खेल नीति चल रही है, ठीक है। तो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो करंट अफेयर से लिया गया है, कल भी हमने देखा था कि कल की जो भी शिफ्ट थी उनमें 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र मध्य प्रदेश में कहां दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो यह घटना है 4 मार्च 2019 की बात है कि नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ठीक है, दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो कहां स्थापित किया जा रहा है दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र, ग्वालियर में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति के संबंधित या ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए थे, किस वैज्ञानिक ने दिए थे, तो आंसर है केपलर ने दिए थे, ठीक है। इन्हीं ने बताया कि जो ग्रह है वह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि गति के नियम किसने दिए थे, तो न्यूटन ने अपनी किताब, ठीक है, प्रिंसिपिया में गति के नियमों का उल्लेख किया था, इसलिए गति के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे और उनकी किताब का नाम हमें याद रखना है प्रिंसिपिया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है राजतरंगिणी के लेखक कौन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो हम सभी जानते हैं कि राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, जो कि राजतरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। और यहीं पर हमें कश्मीर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, इन्हीं के जो ग्रंथ हैं इसी में हमें कश्मीर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया यह भी करंट अफेयर का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 100 रुपए का सिक्का है वह किसकी स्मृति में लॉन्च किया है, ठीक है, किसकी स्मृति में लॉन्च किया है, तो यह जो 100 रुपए का सिक्का है वह राजमाता विजयराजे सिंधिया की याद में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब बात आती है राजमाता विजयराजे सिंधिया की, ठीक है। तो इनकी पुत्रियों की बात करें तो यशोधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, और इनके पौत्र की बात करें तो सबको पता होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके पौत्र हैं, ठीक है। और इनके ऊपर एक किताब भी बनी है राजपथ से लोकपथ पर, ठीक है। इनकी ऊपर एक किताब है जिसका नाम है राजपथ से लोकपथ पर और यह किसने लिखी है, मृदुल सिन्हा ने, इसकी लेखक है मृदुल सिन्हा। और इनके ऊपर एक बॉलीवुड में मूवी बनी थी, एक थी रानी ऐसी भी, ठीक है, काफी अच्छी मूवी है वह। तो अब बात आती है कि कब लॉन्च किया गया है, तो इनके 100वीं जन्म शताब्दी वर्ष पर इसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2019 में गुरु नानक की किताब का लोकार्पण किसने किया है, देखो यदि पूछा जाए कि 2019 में गुरु नानक की किताब का लोकार्पण तो हरसिमरत कौर ने, और यदि पूछा जाए 26 नवंबर 2020 को गुरु नानक की किताब किसने लॉन्च की है, तो नरेंद्र मोदी और उनके साथ में हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने लॉन्च की है, ठीक है। इसके बाद कल पूछा गया था बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा का पीएच मान। और आज पूछा गया है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। रक्त किससे मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलके बना होता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमें यहां से मिलती है। और कल हमने आपको बताया भी था कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी, ठीक है। तो और लगातार मेलों से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जा रहे हैं। आज कल पूछा गया था कान्हा बाबा का मेला कहां आयोजित होता है, सोडलपुर हरदा में। और आज पूछा गया है धामोनी उर्स कहां आयोजित होता है, और एक है बड़ौनी का मेला कहां आयोजित
होता है। तो धामोनी और सागर जिले, मध्य प्रदेश के सागर जिले में लगता है धामोनी नामक स्थान पर। और मुस्लिम संत मस्तान शाह वली की दरगाह पर यह आयोजित किया जाता है। अब बात आती है कि इनसे रिलेटेड और भी प्रश्न आगे बन सकते हैं। तो जैसे हो सकता है कि आगे पूछा जाए जल विहारी का मेला कहां लगता है, छतरपुर में आयोजित होता है। हीरा भूमिया का मेला कहां आयोजित होता है, तो गुना और ग्वालियर में। ठीक है, हीरा भूमिया संत की स्मृति में हीरा भूमिया का मेला लगता है। और इसके बाद कालूजी महाराज और संत सिंगा जी का मेला भी कहां लगता है, पिपल्या खुर्द खरगोन में आयोजित होता है। और यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बड़ौनी का मेला जो कि दतिया में आयोजित होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कॉमन है, बस उनके प्रश्न बदल दिए जा रहे हैं बार बार। इसी प्रकार एक और यहां पूछा गया, जैसे यहां पे 100 रुपए का सिक्का पूछा गया था, तो इस बार यहां पे 75 रुपए के सिक्के का उद्घाटन कब किया गया था, 16 अक्टूबर को डांग दिवस के अवसर पर उसका उद्घाटन किया गया था। और गणित के सवालों में घनमूल पर आधारित दो प्रश्न पूछे गए कि 10, 30, 301 किसका घनमूल है। ठीक है, तो घनमूल निकालने की भी एक ट्रिक होती है। तो वैसे हम यहाँ पे आंसर बता दे रहे हैं, जिसको हम बाद में अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे ट्रिक। ठीक है, तो 10, 30, 301 किसका घनमूल है, 101 का। और 26, 85, 619 किसका घनमूल है, 139 का। ठीक है, घनमूल निकालने की विधि क्या है, पीछे के 3 अंकों का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं और इकाई अंक पे चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, तो 1 जो है किसके घन में आता है, 1 के घन में आता है 1। तो यहाँ इन 3 पेयर से एक अक्षर ले लेते हैं, एक अंक ले लेते हैं 1। और बाकी 1030 बचा है, वह किन दो संख्याओं के घनों के बीच में है, तो 10 और 11 के बीच में है 1030। तो सबसे छोटी संख्या 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 11 में छोटी 10, तो इस प्रकार 101 इसका घनमूल होगा। ठीक है, अगला पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट के हिसाब से खिलाड़ियों के ऊपर। कल खिलाड़ियों से संबंधित पुरस्कार पूछा गया था कि हाल ही में एकलव्य पुरस्कार से कितने खिलाड़ी सम्मानित किए गए, तो आंसर था 14। और आज पूछा गया है संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है, तो बात है क्रिकेट। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मी है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान भी रही हैं। तो संध्या अग्रवाल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रही हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर से इनका संबंध है। इसके बाद एक और करंट का क्वेश्चन बोल सकते हैं या फिर इतिहास से संबंधित बोल सकते हैं कि शंकर लक्ष्मण को ओलंपिक पदक कब कब मिले हैं। ठीक है, यह नहीं पूछा गया कि इनका उपनाम क्या है, उपाधि क्या है। तो शंकर लक्ष्मण को हम सभी जानते हैं, एक फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, जिन्हें बुलेट या गोली के नाम से हम पुकारते हैं, क्योंकि यह बुलेट गोली की रफ्तार से गोल करते थे। ठीक है, तो इन्हें 1956, 1960 और 1964 में ओलंपिक खेलने के लिए ओलंपिक पदक दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन यदि देखें तो माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश की गंगा या बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। और इसका पुराणों में नाम बेत्रवती है। और बेतवा नदी पर ही, ठीक है, बेतवा नदी पर ही राजघाट परियोजना है। और बेतवा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो बीना और धसान इसकी सहायक नदियां हैं। और बात करें कि बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो सांची, ओरछा, गुना, विदिशा इसके किनारे बसे शहर हैं। इसके बाद साइंस से एक और क्वेश्चन यहां देखने को मिला कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, तो हाफ एम बी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, जहां पे एम द्रव्यमान है और वी वेलोसिटी है। ठीक है, इसके बाद गोहद का किला, किलों से संबंधित प्रश्न भी लगातार आ रहे हैं। गोहद का किला कहां पर है, भिंड में है। यदि अन्य किलों की बात करें तो अन्य किलों में गिन्नौरगढ़ का किला भी पूछा जा सकता है। जो गिन्नौरगढ़ है वह तोतों के लिए प्रसिद्ध है, तो गिन्नौरगढ़ का किला जो है वह रायसेन में स्थित है। इसके अलावा अजयगढ़ का किला अजयगढ़ पन्ना में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेरठ क्रांति से। कल पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कहां हुआ था, तो रीवा में हुआ था। और आज पूछा गया है मेरठ क्रांति से। ठीक है, जो कारतूस वाला जो मामला था कि चर्बी वाले कारतूसों को छूने से मना कर दिया था। ठीक है, और तो मेरठ क्रांति कब हुई थी, 10 मई 1857 को। जो 1857 की क्रांति की जो चिंगारी है वह मेरठ से भड़की थी। ठीक है, जिसमें सैनिकों ने छावनी में विद्रोह किया था कि हम चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से नहीं खोलेंगे। और जिसमें बाद में जाकर 84 जवान विद्रोह कर देते हैं और लगभग 50 से अधिक ब्रिटिश जो पुलिस वाले होते हैं उनको जलाकर मार डालते हैं। ठीक है, तो मेरठ क्रांति कब हुई थी, 10 मई 1857 को, जो कि 1857 की क्रांति
की चिंगारी पहली चिंगारी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश की पहली सूती मिल कहाँ स्थित है, यह कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर है पहली सूती मिल बुरहानपुर में, जो कि 1906-1907 के बीच बुरहानपुर में स्थापित की गई थी और यह प्रदेश में स्थापित सबसे पुरानी सूती मिल है। ठीक है, तो इसके बाद दिखें एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। कल हमने देखा था बोस्टन अवार्ड 2020, ठीक है, किसे दिया गया था, ओमपुरी को। आज पूछा गया है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020, शायद कल का ही है क्वेश्चन, है कल की लास्ट शिफ्ट का। तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे मिला है, सैफ विकास खन्ना को मिला है। ठीक है, अब बात आती है कि क्यों दिया गया है। तो इनके एक विशेष कार्यक्रम, विशेष योगदान फीड इंडिया नामक भोजन वितरण कार्यक्रम के लिए इन्हें दिया गया है, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराया है। जो इनका जो कार्यक्रम था फीड इंडिया, इसके द्वारा लाखों लोगों को भोजन वितरण किया गया था। और बात आती है कि इस अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है, तो 2014 से हुई थी। तो याद रखना है कौन सा अवार्ड, एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसे दिया गया है, सैफ विकास खन्ना को। ठीक है, फीड इंडिया कार्यक्रम के लिए। इसके बाद आज पूछा गया है पॉली उमरीगर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जिसका उल्लेख हमने कुछ दिन पहले जो वीडियो प्रोवाइड की थी 2020 के पुरस्कार और सम्मान, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ था। तो पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया है, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है और सचिन तेंदुलकर को 2006-07 में दिया जा चुका है। अब बात आती है पॉली उमरीगर कौन थे, तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए कई टेस्ट मैच खेले हुए हैं। ठीक है, और एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स में कि 3x बराबर 1875, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमें साइंस में देखने को मिला कि ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन हमें यहां पता नहीं चल पाए हैं। तो जो ध्वनि की तीव्रता है वह ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है या वस्तु के आपेक्षिक घनत्व पर भी निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक होती है। और वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और ध्वनि को हम किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, ध्वनि का मापक है डेसिबल। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें यहां से ध्वनि से मिलती है। उसके बाद हिंदी में पूछा गया था हाथी के पर्यायवाची, तो हाथी के पर्यायवाची ऑप्शन नहीं पता है क्या थे, तो कुंभा, कुंजर, द्वीप, मतंग या गज, इनमें से कोई भी होगा तो यह सभी हाथी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कुंभा, कुंजर, द्वीप, मतंग और गज। इसके बाद देखते हैं बाल संगम महोत्सव। कल संजीवनी क्लिनिक हमें देखने को मिला था, करंट अफेयर का ही टॉपिक था और आज भी कई करंट अफेयर के टॉपिक मिले हैं, और जिसमें आज पूछा गया था बाल संगम महोत्सव। ठीक है, कहां आयोजित किया गया था, कब आयोजित किया गया था, तो बाल संगम महोत्सव राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम था जिसका समापन 12 नवंबर 2019 को किया गया था। ठीक है, इसके बाद यह काफी चर्चा में भी रहा था कि इंडियन नेवी की कम लागत की पीपीई किट का नाम क्या है। ठीक है, पीपीई किट क्योंकि महंगी मिल रही थी कोरोना के दौरान, तो कम लागत की जो सभी लोग परचेस कर पाए, तो कम लागत की पीपीई किट इंडियन नेवी ने बनाई थी, उसका नाम है नवरक्षक। ठीक है, उसका नाम क्या है, नवरक्षक। तो यहां से काफी अच्छा क्वेश्चन यहां पे पूछा गया। इसके बाद चेचक रोग किससे होता है, तो चेचक रोग होता है विषाणु से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाएगा कि मौर्यकाल, तो हमने कल और आज का विश्लेषण किया तो हमें मौर्यकाल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कल पूछा गया था कि मौर्यकाल में बाजार को क्या कहा जाता था। ठीक है, और आज पूछा गया है कि मौर्यकाल में सैनिकों को किस नाम से पुकारा जाता था, क्या कहा जाता था, तो सैनिकों को मौर्यकाल में नायक नाम से पुकारा जाता था, कहा जाता था। एक होता है पद अंतपाल, ठीक है, अंतपाल होता है जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे कहा जाता था अंतपाल। पुलिस व्यवस्था को रक्षित कहा जाता था, पुलिस व्यवस्था को रक्षित कहा जाता था। और जो गुप्तचर व्यक्ति होते थे, ठीक है, उन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था मौर्यकाल में। तो इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। और इसके बाद देखा जाए तो यहां पूछा गया था एसबीआई के नए चेयरमैन कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भारत का सबसे पुराना बैंक है, जिसकी स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से की गई थी, बाद में उसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। तो इसके नए चेयरमैन वर्तमान में कौन है, दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा है, इससे पहले रजनीश कुमार थे। ठीक है, तो दिनेश कुमार खारा एसबीआई के नए चेयरमैन हैं।
इसके बाद और प्रश्नों की यदि बात करें तो यहां पूछा गया था हीमोफीलिया रोग के बारे में, हीमोफीलिया रोग के बारे में, ठीक है, कि हीमोफीलिया रोग किस प्रकार का रोग है। तो किस प्रकार का रोग है? जेनेटिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। अब बात आती है हीमोफीलिया रोग क्या होता है। तो इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता, यदि कहीं से चोट लगी हो, खून बह रहा हो लगातार, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। और कहा जाता है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका प्रमुख कारण जो क्लॉटिंग फैक्टर है, हमारे ब्लड प्रोटीन में जो क्लॉटिंग फैक्टर है, उसके कारण यह हीमोफीलिया रोग होता है, उसकी अनुपस्थिति के कारण। इसके बाद अटल बिहारी स्टेडियम हमने देख लिया है। लखनऊ के बारे में ब्लीचिंग पाउडर, कल पूछा क्या था? बेकिंग सोडा, ठीक है, कल बेकिंग सोडा के बारे में पूछा गया और आज पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम फॉर्मूला लिखते हैं COCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लेकिन ऑप्शन में यह नहीं था, इसका दूसरा नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, CHLORITE। तो इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला COCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके बाद हम देखते हैं अगला 36वां आसियान सम्मेलन। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ठीक है, तो यह जो सम्मेलन है वह हनोई में, ठीक है, वियतनाम के शहर हनोई में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहां आयोजित किया गया था? तो हनोई में आयोजित किया गया था, जो कि वियतनाम का एक शहर है। ठीक है, हनोई में आयोजित किया गया था। और यह कब आयोजित किया गया था? तो 26 जून 2020 को यह हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया था सम्मेलन। ठीक है, बात करें आसियान की तो इसका पूरा नाम क्या है? ठीक है, ASEAN, आसियान, इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी और जिसका मुख्यालय कहां पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसकी जो स्थापना है वह सिंगापुर में की गई थी। तो इतनी जानकारी यहां से पर्याप्त है। पूछा केवल गया था कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, तो कहां किया गया था? हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया था। और आगामी जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं खेल संबंधित, वह सभी हमें तैयार कर लेने हैं। जैसे अगला ओलंपिक कब होगा? तो 2024 में, ठीक है, 2024 में कहां होगा? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। उसके बाद 2028 का कहां होगा? तो 2028 का लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी आगे खेल संबंधित कार्यक्रम होने हैं, वर्ल्ड कप हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, हमें सभी तैयार करके रखना है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2019 का एमपी का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, वर्ष 2019 का एमपी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इनाम उर रहमान को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है क्यों दिया जाता है। तो भोपाल के ओलंपियन खिलाड़ी, ठीक है, भोपाल से हैं और यह ओलंपिक खेल चुके हैं, ओलंपियन खिलाड़ी हैं, इन्हें दिया गया है, जिनका नाम है इनाम उर रहमान। क्या दिया गया है? एमपी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और यह ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिन्होंने खेल संबंधित गतिविधियों में हमेशा प्रोत्साहन दिया हो या उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। इसके बाद यदि बात करें तो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, ठीक है, एक इंडेक्स होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, भारत की रैंकिंग की बात करें यदि विश्व पटल पर, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मतलब व्यापार करने में सुगमता के मामले में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की रैंकिंग थी 63वीं। ठीक है, और पहले पायदान पे कौन था? तो पहले पायदान पर न्यूजीलैंड शहर था। ठीक है, पहले पायदान पर न्यूजीलैंड शहर था, दूसरे पायदान पर सिंगापुर था, तीसरे पायदान पर हांगकांग था। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 के हिसाब से भारत की रैंकिंग 63वीं है
ठीक है, और पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। यदि बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भारत के राज्यों के मामले में, तो मध्य प्रदेश रहा चौथे नंबर पर। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यों का भी यह रिपोर्ट निकलती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग इस रिपोर्ट में रही थी चौथे नंबर पे, और पहले नंबर पे रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश राज्य रहा इस रिपोर्ट में। तो इसके बाद इतने ही क्वेश्चन आज पूछे गए लगभग। तो जो भी आज प्रश्न पूछे गए उनका सही हमने विश्लेषण किया है। ठीक है, ठीक यही प्रश्न आज परीक्षा में पूछे गए थे। तो आपको यदि आज का सेशन नंबर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।